द मास्टर प्रकाश क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग हमारे प्रैक्टिस सेट को रोज़ाना सॉल्व कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज हम अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आप लोग के महत्व उपस्थित हुए हैं जो उत्तर प्रदेश सुपर टेस्ट से संबंधित है और इसमें हम लोग 150 प्रश्नों को पूरा कवर करते हैं। ठीक, तो चलिए आज भी 150 प्रश्नों को देखेंगे फटाफट। और जिसका पहला पोर्शन जो है वो हमारा हिंदी का है। हिंदी के 20 प्रश्न को पहले देखेंगे और उसी के साथ पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द इसमें शुद्ध वर्तनी वाला है। तो चलिए देखते हैं कौन सा शब्द जो है शुद्ध वर्तनी का है। तो चलिए देखिए, सन्यासी है और अकाल है। सन्यासी, अकाल, अनुग्रहित और आजीविका। तो बताइए कौन सा कमेंट है जो है, कमेंट करके आप लोग बताइए इसका कौन सा सही होगा। कमेंट में लिखिए ए, बी, सी और डी के रूप में आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर को ऐसे लिखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सन्यासी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ये सही है, बाकी सब सारे जो हैं गलत हैं। ये अकाल ना लिख करके अकाल लिखा जाता है, ये अनुग्रहित ना लिख के अनुगृहित लिखा जाता है और ये आजीविका ना लिख करके आजीविका लिखा जाता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन इसमें सही है एकदम बिल्कुल, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो शब्द लिखे गए हैं उसमें 4 जो है वर्तनी दी गई है, सही का चयन करना है। तो चलिए कौन सा सही है बताइए। इसमें जो शुद्ध लिखा है उसको बताना है। जैसे 36 ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे लिखा जाएगा या इस प्रकार से लिखा जाएगा या इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसी चारों में जो सही मतलब शुद्ध है उसको बताना है। तो इसमें 36 जो सही है वो ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में तद्भव शब्द बताना है। इसमें 4 शब्द आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो चारों शब्द में कौन सा शब्द तद्भव है? मानव, मनई, मनुष्य या मानो। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा बी मनई सही है, ये तद्भव शब्द है। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। तत्सम शब्द का चुनाव करना है। गरम, नरक, नरम, तीर्थ। हम थोड़ा समय देते हैं आप लोग को कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर देने के लिए। बताइए इसका कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है तीर्थ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तत्सम शब्द ही, बाकी सब सारे क्या है तद्भव है। नेक्स्ट पे चलेंगे। राजपुत्र में कौन सा समास है? अच्छा प्रश्न है। द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या क्रमधारय है? तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। राजा का पुत्र, राजपुत्र मतलब होता है राजा का पुत्र। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? गलत युग्म को ढूंढना है। अस्त्र, शस्त्र, शोक, खेद, उपयुक्त, उपर्युक्त, संदेह और अधिक। तो ये सही है। अस्त्र का शस्त्र होता है, शोक का खेद होता है, उपयुक्त का उपर्युक्त होता है और संदेह का अधिक ना होकर के अलग होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। बिजली की पर्यायवाची नहीं है, तो इस नहीं को ध्यान देना है। बितुंडा, दामिनी, चंचला, तड़ित। तो साथ में जो सही होगा बितुंडा, जो कि ये बिजली की पर्यायवाची नहीं है। बाकी ऑप्शन बी, सी, डी जो है ये सारे क्या हैं बिजली के पर्यायवाची होते हैं, याद रखिएगा। बितुंडा अलग होगा। नेक्स्ट है। स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है? कमेंट करके बताइए। देसी भाषा किसे कहा? संस्कृत को कहा है, प्राकृत को कहा है, अपभ्रंश को कहा है, पाली को कहा है? तो ऑप्शन नंबर सी अपभ्रंश को स्वयंभू ने जो है इसको देसी भाषा कहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ? हिंदी में सबसे पहले किसका उल्लेख हुआ? महाभारत का, रामचरितमानस का, ऋग्वेद का या अवेस्ता का? कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर आप लोग देते रहेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है अवेस्ता, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी का जो है सबसे पहले हिंदी का सर्वप्रथम अनुवाद हुआ है। ठीक, तो डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट पे चलेंगे। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1961, 1962, 1963, 1964। 1963 में राजभाषा अधिनियम जो है पारित हुआ। तब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1963। नेक्स्ट पे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे कम व सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली की
क्रमशः पहचान करनी है तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम बोली जो बोली जाती है उसका युग्म कौन सा है। बघेली अवधी है, अवधी भोजपुरी है, कन्नौजी अवधी है या ब्रज भोजपुरी है। कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। तो इसमें बघेली जो है ये सबसे अधिक बोली जाती है और अवधी जो भाषा है ये सबसे कम बोली जाती है। मतलब ये बघेली सबसे कम बोली जाती है और अवधी जो है सबसे अधिक बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जाएगा कि कौन सा वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन का वर्ण नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन नहीं आता है यही बताना है। आप लोग को बताते हैं हम का से लेकर के मात तक सारे जो हैं का से मात तक सभी जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। ठीक, तो इसमें कौन सा है जो नहीं आएगा ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी सारे ऑप्शन जो है जैसे चा, फा और मा ये सब आ जाएंगे। और का से लेकर के म तक हमने बताया है, यानी कि पंचमाक्षर का वाली पूरी लाइन, और चा वाली पूरी लाइन, और ता फिर पा। ठीक, और ये स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी होती है 25 होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको कभी कभी पूछ लेते हैं कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 25 होती है। ठीक, इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दंतस्थ वर्ण है। दंतस्थ वर्ण में पहला का वाली लाइन जो हमारी होती है पांचों अक्षर उसको कंठस्थ कहते हैं। चा वाली लाइन को तालव्य कहा जाता है। उसके बाद ता वाली लाइन जो होती है उसको दंतस्थ कहा जाता है। ठीक, तो दंतस्थ हो जाएगा। नहीं, टा वाली को मूर्धन्य कहते हैं और ता वाली को दंतस्थ कहते हैं। ठीक, और पा वाली लाइन को क्या कहते हैं उष्टा कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ता बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को हम लोग दंतस्थ वर्ण कहते हैं, इसी वाली लाइन को ता था दाधा ना। नेक्स्ट पे चलेंगे, कौन सा वर्ण द्विज का अनेकार्थी नहीं है। तो द्विज का अनेकार्थी नहीं है ये बताना है। चंद्रमा, पक्षी, दांत और सिंह। ऑप्शन नंबर 4 में डी सही हो जाएगा। सिंह जो है ये द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बाकी सारे जो हैं अनेकार्थी शब्द किसके हैं द्विज के। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। इसी के साथ पूछा जा रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा गाय है। गाय में अनेक प्रकार की गायें आएंगी। पहाड़ है, पहाड़ में सभी पहाड़ आ जाएंगे। और यमुना है, यमुना नाम है आपका। ठीक, तो यमुना आम, किसी बहुत प्रकार के आम होते हैं। तो इसमें जो व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करता है ऑप्शन नंबर सी यमुना, क्योंकि यमुना जो है किसी का नाम हो सकता है। ठीक, तो ये आपस में व्यक्ति को जो है या नदी को या किसी भी व्यक्ति को जो है प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो कौन सा होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट इसी के साथ चलते हैं, गद्यांश को पढ़ते हैं। आप लोग इसको पढ़िए, हमने जो है पहले ही पढ़ लिया है। वीडियो को रोक करके इसको पढ़िए। चलिए, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़िएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। ठीक, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। चलते हैं प्रश्न में, विद्यार्थी की उन्नतियों में एकमात्र द्वार कौन सी है। तो विद्यार्थी की उन्नति का एकमात्र द्वार जो है वो आपका अनुशासन है। गद्यांश में अनुशासन ही दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेखक ने किस बात को चिंता का विषय कहा है। तो ऑप्शन में जो दिया गया है वो आपका अनुशासन का ह्रास जो होता है यही जो है हमारी चिंता का विषय कहा जाता है, यही बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, छात्रों में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए कौन जिम्मेदार है। तो अनुशासनहीनता के लिए कौन सा जिम्मेदार है ये बताना है। तो इसमें डी ऑप्शन शिक्षा प्रणाली बिल्कुल सही हो जाएगा। गद्यांश में यही दिया गया कि शिक्षा प्रणाली जो हमारी है बढ़ती है यही छात्रों में अनुशासनहीनता के लिए जो है जिम्मेदार है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छात्रों को अनुशासनहीनता से दूर करने में कौन सा अहम भूमिका निभा सकता है। तो अगर अनुशासनहीनता से दूर करना है तो कौन सा भूमिका अहम होगा। छात्र होगा, शैक्षिक संस्थाएं होंगे, अभिभावक होगा या शिक्षक होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है शिक्षक के द्वारा इसको जो है दूर किया जा सकता है अनुशासनहीनता को, जो कि डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा पद्धति में कौन सा समास होता है। तो शिक्षा पद्धति में समास बताना है। ऑप्शन नंबर बी संबंध समास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा और पद्धति एक दूसरे में संबंध जो है स्थापित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंग्लिश पे क्वेश्चन पे चलते हैं। इंग्लिश के फटाफट 10 प्रश्न को हम लोग देखेंगे और इंग्लिश
में हम केवल उत्तर को ही बताएंगे, आप लोग इसको पढ़िएगा और हमारे उत्तर से मिलान करिएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर का सी सही होता है। इसी के साथ 22 नंबर पे चलेंगे। 22 नंबर में जो है आपका जो सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, इसमें भी। नेक्स्ट पे चलेंगे 23 नंबर पे, तो 23 नंबर में जो है आपका, पहले ऑप्शन को देखते हैं, तो ऑप्शन 23 नंबर में आपका बी सही हो जाएगा। चलिए, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर में 24 पे चलते हैं। 24 का ऑप्शन नंबर जो सही होता है वो भी आपका बी ही सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 25 नंबर में। 25 नंबर में ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका इसको हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसके जो है हम अध्यापक नहीं है, हमको आंसर शीट मिली है, उसी से हम बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है, तो 25 से 26 को ये पैराग्राफ के रूप में है, आप लोग इसको पढ़िएगा वीडियो को रोक करके। उसके बाद 26वें प्रश्न पे चलते हैं। 26वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, कौन सा एक एंटोनियम एंड वर्ड प्लाइट का है? तो 26 नंबर में जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 27वें प्रश्न पे चलेंगे। तो 27वें प्रश्न में भी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। 28वें पे चलेंगे। 28वें में जो सही हो जाएगा वो आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग अपने जो है इसको हल करिए, और जो कोई भी प्रॉब्लम होगी या कोई हो सकता है ऑप्शन अगर हमारे द्वारा गलत बताया जा रहा है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि कौन सा सही होगा। ठीक, और अगर इसके पीडीएफ को लोड करना है या पीडीएफ को हल करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और वहां से ज्वाइन करने के बाद जो है इसके पीडीएफ को जो है वहां से अपलोड करके आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो चलिए 30 नंबर पे चलते हैं। तो 30 नंबर में जो सही हो जाएगा आपका पहला सम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट संस्कृत पे चलते हैं। प्राप्य पद में कौन सा प्रत्यय है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो प्राप्य पद में जो प्रत्यय होगा वो लेप प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी के साथ बालकः संपातः विभवति रेखांकित पद में विभक्ति का प्रयोग हुआ है, कौन सा है? तो रेखांकित पद तो इसमें है नहीं, तो ये कामा के अंदर लिखा गया यही रेखांकित पद होगा। ठीक, तो इसमें कौन सी विभक्ति है ये बताना है। तो 32 नंबर में ऑप्शन नंबर सी प्रथमा बहुवचन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसी के साथ चलते हैं। अविद्या में कौन सा समास है? तो अविद्या में ऑप्शन तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट है धृतांश पद में संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा धातृ धन अंश, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुतः व्यय का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है वो कहाँ से होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नगह का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। नग से नगा बना हुआ ही ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। इसका पर्यायवाची पर्वत होता है। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। चिरायु का विलोम शब्द बताना है। तो चिरायु का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो अल्पायु होगा। चिरायु का तात्पर्य होता है कि बहुत लंबी उम्र तक। नेक्स्ट है हस धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में कौन सा होगा? हंसे हंसेत, हंसेम हसेन, डी क्या कहते हैं 38 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर बी हंसेत बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसी में विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप यही ही हंसेत है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट है महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जानते होंगे कि महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी के साथ इस श्लोक को आप लोग पढ़िएगा। श्लोक के बाद जो है आपके ऑप्शन जो है दिख रहे होंगे, कमेंट करके बताइएगा कि इसका कौन सा सही होगा। तो चलते हैं 40 नंबर पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, भारतवर्षा। ठीक, नेक्स्ट है विज्ञान के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। विज्ञान के प्रश्न में पहला प्रश्न जो है आपका सुनामी उत्पन्न होती है, तो सुनामी कैसे उत्पन्न होती है ये बताना है। चलिए, आपको जो है सारा ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर सुनामी की बात करते हैं तो सुनामी जो हमारा शब्द है ये एक जापानी भाषा का शब्द है। यह समुद्र में आए हुए भूकंप के कारण जो है उत्पन्न होता है। ठीक, इससे समुद्र में जो है ऊंची ऊंची क्या होती हैं? लहरें उठती हैं।
तो चलिए देखते हैं कौन सा इसका सही होगा। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समुद्र में आए हुए भूकंप के कारण पानी की ऊंचाई की ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो है ये फर्स्ट 1:2 और 2:2, उसके बाद 2p6, 3:2, 3p6 और 4:1, 3d5, ये जो है आवर्त सारणी के तत्व का ब्लॉक और आवर्त बताना है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो आंशिक रूप से डी कक्षक उपस्थित हैं, यहाँ पे डी ब्लॉक का तत्व जो उपस्थित है वो डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक, इसके अतिरिक्त अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s है। तो 4s अंतिम इलेक्ट्रॉन है इस कक्षा में, तो प्रवेश कर रहा है, अर्थात n बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक, अतः यह चतुर्थ आवर्त का तत्व होगा। जब 4 है तो ये चतुर्थ आवर्त का तत्व होगा। तो चतुर्थ कहाँ पे है, ये तीसरे ऑप्शन में चतुर्थ आवर्त दिया गया है, तो डी ब्लॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आप लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी करने के लिए करना जानते होंगे। चलिए इसी के साथ 43 पे चलते हैं। 43 में पूछा जा रहा है मानव कान कितनी आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकता है। तो इंसान का जो कर्ण है यानी कान है वो कितनी आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकता है ये बताना है। तो मानव का जो है कान वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के जो है ध्वनि को सुन सकता है। ठीक, तो इन तरंगों को क्या कहते हैं, इन तरंगों को श्रव्य तरंगे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो नीचे लिखे गए हैं, रोग व कारक युग में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही नहीं है, नहीं के बारे में बताना है। तो इसमें पोलियो रोग निस्पंदी विषाणु के कारण होता है। ठीक, तो देखते हैं पोलियो कोलेक्सिया बेनेंटी के कारण होता है। ये वाला ऑप्शन जो है इसका सही नहीं है, यानी कि इस ऑप्शन के अनुसार ये योग में सही नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बाकी सारे जो है सही हैं। ठीक है, आलू का बर्ट रोग जो है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम के द्वारा जो है होता है। और क्षय रोग जो होता है ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक वायरस से जो है ये होता है। ठीक है, और हैजा जो होता है विफ्रियो कालेरी से ये होता है। तो इसमें यही जो है पोलियो ऐसे नहीं होता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा। और अगर बात करते हैं पोलियो जो होता है वो किससे होता है, निस्पंदी विषाणुओं से जो है के कारण पोलियो होता है। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। केरोसिन आयल तारपीन का तेल, केरोसिन आयल का तात्पर्य है कि मिट्टी का तेल या तारपीन का तेल व पानी के अपवर्तनांक क्रमशः जो है आपको दिए गए हैं 1.44, नेक्स्ट है 1.47, नेक्स्ट है 1.33। तो इनमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होगी, आयल में होगी, केरोसिन मिट्टी तेल में होगी, तारपीन तेल में होगी, पानी में होगी, या सभी में बराबर होगी। तो बताइए। पानी का अपवर्तनांक जो है सबसे कम होता है, इसलिए प्रकाश की चाल पानी में सबसे तेज होती है। ठीक, तो प्रकाश की चाल पानी में सबसे तेज होगी, जैसे कि 2.25 कह सकते हैं, 2.25 गुणे 10 की पावर जो है 8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जो है इसमें चाल होती है। ठीक, तो पानी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। 2 किलोग्राम का एक पिंड जो है 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, भूमि पर पहुंचते समय उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो चलिए बताइए इसका कौन सा सही हो जाएगा। इसको आप लोग हल करिएगा और जो है बताइएगा कौन सा सही होगा इसका। तो 46 नंबर में जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 296 जूल। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। जी का मान इसमें यही रखना है, आप लोग को हल करिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो आपका होता है 6.25 × 10⁻18। ऑप्शन नंबर ये जो है सही हो जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं।
जिस इंटरनेट सुविधा से आप दूरस्थ कंप्यूटर में लॉगिन कर सकते हैं उसका नाम बताना है। 48 में ऑप्शन नंबर सी टेलनेट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसी के साथ अगले पे, डाटा वह ऐसा संग्रह है, डाटा का ऐसा संग्रह जो एक व्यवस्थित रूप से एक इकाई की तरह एक ही स्थान पर स्टोर किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? डाटा सीट कहा जाता है, डाटा भेद्यता कहा जाता है, डाटा फील्ड कहा जाता है, डाटाबेस कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा डी सही हो जाएगा, उसे डाटाबेस कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में अगले प्रश्न पे चलते हैं। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन है? तो खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी है वो बताना है। प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या अपघटक। तो शाकाहारी बताना है आपको। तो शाकाहारी जो हो जाएंगे वो आपके प्राथमिक उपभोक्ता जो हो जाएंगे, ये क्या कहते हैं, शाकाहारी होते हैं। जैसे तिलचट्टे आ जाएंगे इसमें, और खरगोश आ जाएंगे इसमें। ठीक, ये सारे शाकाहारी हो जाएंगे। और अपघटक, और उसके बाद प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं ये हरे पेड़ पौधे होते हैं। ठीक, और जो प्राथमिक उपभोक्ता का जो है भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वही जो है द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट चलेंगे गणित के पोर्शन पे। गणित के 20 प्रश्नों को आप लोग हल कर दिएगा, और हल करने के लिए इसको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जा कर के, जो कि नाम है द मास्टर प्रकाश क्लासेस से, आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तो उसको वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा और PDF को लोड करके हल कर लीजिएगा। ठीक, और नहीं तो यहीं से आप लोग हल करिए, हम जो है इसके उत्तर को बताते हैं, उत्तर का मिलान करिएगा बाद में आप लोग हल करने के बाद। तो चलिए 51 नंबर में जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 56% हो जाएगा। 52 में जो सही हो जाएगा वो आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, 5 दिन। नेक्स्ट है 53 में जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा आ जाएगा। नेक्स्ट है, माफ कीजिएगा, 54 में बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 55 में डी सही होगा, 1/10। नेक्स्ट है 56, इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, 792। नेक्स्ट है 57 में सी ऑप्शन सही होगा, 14। अगले प्रश्न पे चलेंगे। आप लोग इसको जो है हल कर लिएगा, वीडियो को रोक कर दीजिए। ठीक, हम जैसे वीडियो प्रश्न पे लाएं आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा, उसके बाद हल करिएगा, उसके बाद हमारे उत्तर से मिलान करिएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 200। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, इसका बी सही हो जाएगा, 19। नेक्स्ट है 60 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 61 में जो सही होगा वो आपका भी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट 62 में जो सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा, और कोई आंसर अगर हमारे द्वारा गलत बताया जाता है उसको भी कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए 64 में ए हो जाएगा। नेक्स्ट 65 में डी हो जाएगा। 66 में बी हो जाएगा। 67 में ए हो जाएगा। 68 में सी होगा। 69 में भी आपका सी हो जाएगा, और 70 में आपका बी हो जाएगा, 72 सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट इसी के साथ पर्यावरण सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। ठीक, अन्य मृत जंतुओं पर विचार जो है निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मृत जंतुओं पर जो जीवन निर्वाह करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि जो जंतु मर जाते हैं, जो उनको खा के सड़ाते गलाते हैं, उनको कौन सा प्राणी कहा जाता है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्कैवेंजर जो है उनको कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक, नेक्स्ट इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं कौन सा है। CNG का संक्षिप्त रूप तो बताना है। CNG का संक्षिप्त रूप जो है, मतलब पूरा रूप क्या है? तो CNG का
तात्पर्य है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही सही होगा। नेक्स्ट 73, कौन विश्व उष्मायन का कारण है? उष्मायन का तात्पर्य है कि कौन सा गैस जो है या कौन सा जो है प्रदूषण तापमान जो है विश्व पर्यावरण तापमान में वृद्धि कर रहा है। तो इसमें वायु प्रदूषण जो है इसी के कारण जो है उष्मायन हो रहा है, और यही विश्व में जो है ताप वृद्धि में कारक यही मुख्य कारण है। ठीक है, जिसमें वह वातावरण में मनुष्य और उसके वातावरण को हानि पहुंचने वाले तत्व सघन रूप से एकत्रित हो जाते हैं। और यह गैस की बात करते हैं तो इसमें वायुमंडल में जो इसके कारण जो गैस बढ़ती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होती है। यही जो है हमारा गैस सबसे उत्तरदायी होता है उष्मायन के कारण में। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है तो लगभग कितना है ये? 74 में फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 3/4 भाग जो है आपका ये यहाँ पे जलमंडल है। ठीक, यही जो है महासागर के रूप में घिरे हुए हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेमाइट में निक्षेपण होता है, इसमें होता है, ये बताना है। 75 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का जो है ये स्टेलेक्टाइड एवं स्टेलेमाइट जो है का निक्षेपण होता है। नेक्स्ट है, कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? वायु प्रदूषण का उदाहरण बताना है। धुआं कोहरा है, वाहनों से निकलने वाली हवा है, जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएंगे, सभी के कारण जो है वायु प्रदूषण होता है। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम फिर स्पेस का प्रयोग कौन रोकता है? प्लास्टिक के थैले का प्रयोग रोकता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्लास्टिक के थैले का जो है पुनः चक्रण कर पाना संभव नहीं होता है, इसलिए इसके यूज के लिए जो है रोक लगाया गया है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो इसमें 21% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है और 78% लगभग नाइट्रोजन होता है हमारा। ठीक, नेक्स्ट है, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? तो परम तापक्रम पैमाना जो है वो केल्विन है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसका ताप सूचक टी होता है। ठीक, परम ताप सूचक जो है इसका टी होता है। नेक्स्ट पे प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो संपादित होता है वो सभी हरे पौधों द्वारा जो है संसाधित होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही हरे पौधे ही जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण एवं वायु जल एवं सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता से जो है अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। यही प्रक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। शिक्षण कौशल, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ बताना है। तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ जो होता है, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा सही होगा इसका। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन ही जो है शैक्षिक विकास का मूल्यांकन होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? तो कौशल सीखने की जो पहली अवस्था होती है वो आपका अनुकरण होता है। जो छोटे बालक होते हैं वो अनुकरण के बड़ों का अनुकरण करते हैं, जो बड़े करते हैं वही छोटे बच्चे भी करते हैं, यही जो है सीखने की पहली अवस्था होती है। नेक्स्ट पे चलेंगे। शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम क्या है? तो शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम जो होता है वो आपका अभ्यास भी होता है, क्रियाशीलता भी होता है, प्रत्यक्षीकरण जो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सबसे अधिक उपयुक्त होती है। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि जो सबसे अधिक उपयोग होती है वो किस में होती है? इतिहास में होती है, भाषा में होती है, विषय विज्ञान में होती है, या नागरिक शास्त्र में होती है? तो ये होती है जो वो आपका विज्ञान में होती है। प्रयोग प्रदर्शन विधि ऑप्शन नंबर जो है सी, इसी में जो है सबसे अधिक प्रयोग होता है। ठीक, नेक्स्ट है, कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? चलिए ऑप्शन को देखते हैं सभी।
चलिए ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, समझ को कौन सा प्रदर्शित नहीं करती है, तो नहीं ध्यान देना है। कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। सभी ऑप्शन जो है आप लोग को दिख रहा है, ठीक। तो 85 में जो ऑप्शन सही होगा वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना चाहिए, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगले प्रश्न में भी हम लोग ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे। तो इसमें एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे कौन सा निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो है विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, यही जो है उनको अलग नहीं करना चाहिए, एक साथ में बैठा करके जो है उनको शिक्षित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, किस कथन को जो है सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो कौन सा कथन है जिसको सीखने के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है व्यवहार का अध्ययन सीखना है, इसी को जो है सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। क्यों? और क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि व्यवहार व्यक्ति के स्वयं के द्वारा मानसिक विकास के साथ विकसित होता रहता है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को कैसे जो है किस रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसमें जो देखा जाना चाहिए वो विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, शिक्षक की चुनौती नाम का दस्तावेज कौन सा है। तो शिक्षक की चुनौती जो नाम का दस्तावेज है वो आपका सी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। 1887 में, 1857 में, 1897 में, कोई नहीं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया गया था वो हमारा 1887 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। बाल मनोविज्ञान के प्रश्न में पहला प्रश्न जो है आपका वो पूछा जा रहा है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किसको बढ़ावा देता है। तो ये अगर एक अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य जो बढ़ावा देता है वो बढ़ावा होता है कि वह सहयोग की भावना उनके अंदर उत्पन्न हो, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों के अंदर सहयोग की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। नेक्स्ट है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि आधुनिक शिक्षण में अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका जो होनी चाहिए वो क्या है। तो इसमें जो होनी चाहिए वो सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अध्यापक की दृष्टि से आप कौन सा कथन सबसे अच्छा मानेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सबसे अच्छा है आपका। तो 93 में जो सही होता है कौन सा है। तो प्रत्येक बच्चा जो है सीख सकता है, ठीक। चाहे जिस प्रकार से, जैसे हमने पहले ही बताया है कि प्रत्येक बच्चा जो है या प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक बच्चा सीख भी सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चा किस प्रकार सीखता है। पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर या कई प्रकार से। तो बच्चा जो सीखता है वो कई प्रकार से सीख सकता है, चाहे वो कहते हैं परिचर्चा के द्वारा, चाहे पुस्तक पढ़ के, चाहे प्रश्न पूछकर, या किसी के द्वारा जो है कोई कार्य कर रहा है उसके अनुकरण के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट है ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में कौन सा कथन सबसे उत्तम है। तो 95 में जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग होती हैं। अगर कोई बालक पढ़ते समय कोई गलतियां कर रहा है तो वो जो है अधिगम कर रहा है, मतलब सीख रहा है, ठीक है। ये जो है तो इसी प्रकार से त्रुटियां जो है अधिगम का भाग होती हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मधु जो है गणित में कमज़ोर है। एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि से
दृष्टि में उसके गणित में कमज़ोर होने का क्या कारण हो सकता है? तो चलिए बताइए क्या कारण हो सकता है। तो उसके गणित में कमज़ोर होने का कारण है कि गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। इसका तात्पर्य यह है कि जो गणित पढ़ाया जा रहा है क्लास में वो विधि जो है सही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। अगले में पूछा जा रहा है सर्वोत्तम कथन कौन सा है? एक अच्छा अध्यापक का सबसे अच्छा कथन कौन सा है, ये बताना है। तो चलिए बताइए। सी में विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित जो करता है वही एक अच्छा अध्यापक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी ऑप्शन के साथ कोई भी ऑप्शन ऐसा मैच नहीं कर रहा है, सबसे सटीक ऑप्शन सी होगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? तो सीखने के बारे में जो सही है इस कथन को हमें बताना है। चलिए, आप लोग को प्रश्न दिख रहा होगा, ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। तो कौन सा सही है इसका? 98 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्टि करने वाला हो। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 99 पे चलते हैं। तो 99 में विकास जो है किससे किस ओर बढ़ता है? तो आप लोग को हमने कई बार पढ़ाया है कि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट पे चलेंगे। इनमें से किस घटक का प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होता? चलिए, पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होने की बात हो रहा है यहाँ पे। तो 100 नंबर में जो सही होगा वो परिवार का पेशा जो है इससे जो है पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। सामान्य प्रश्न को देखेंगे, यानी सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे और समसामयिक की यानी ये पुराने करंट अफेयर होते हैं। इसमें हम लोग करंट अफेयर को नहीं देखेंगे, ठीक है। और करंट अफेयर आप लोग को नया जो देखना है हमने बता दिया है कि सुबह 4-5 मिनट का वीडियो आपको हमारे ही चैनल पे द मास्टर प्रकाश क्लासेस पे मिल जाएगा। और जो है वहाँ से आप लोग रोज़ाना जो है करंट अफेयर को पढ़ लिया करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को हल करने के लिए आप अपने दोस्तों मित्रों को जो है हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे उनको भी हमारे प्रैक्टिस सेट का जो है लाभ मिल सके, ठीक। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। भारत के पहले कार्न फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? तो चलिए देखते हैं कौन सा शहर है। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा है, या उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, या राजस्थान के जयपुर में, या छत्तीसगढ़ के रायपुर में? कौन सा है? सही उत्तर बताइए। तो ये जो कार्न फेस्टिवल आयोजन किया गया था वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किस रेलवे स्टेशन का नामकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम जो बदल कर किया गया है वो आपका मुगल सराय का नाम बदल कर किया गया है, जो कि बनारस के पास में पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट है, कौन से भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं? तो कौन हैं वो जो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन हैं, जगदीश चंद्र बसु हैं, या वर्गीस कुरियन हैं, या जो है कोई नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन जो है हमारे इन्होंने ही जो है हमारे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, जो कि ये 1966 से लेकर के 1967 में जो है ये किया था। और ये सबसे पहले जो हरित क्रांति का फसल के रूप में आया था वो हमारा क्या था? गेहूँ था, ठीक। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता कि हरित क्रांति का जिस पे असर सबसे अधिक हुआ है भारत में वो क्या था? गेहूँ है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में सुएज नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो सुएज नहर जो जोड़ती है वो ऑप्शन नंबर ए लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जापान है, चीन है, मलेशिया है, या भारत? तो रेशम जो सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है वो अपने भारत के पड़ोसी देश हैं जिसका नाम है चीन में सबसे अधिक रेशम उत्पादक होता है, ठीक। नेक्स्ट पे चलेंगे। दांतों के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करके जो है किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? जो डॉक्टर होते हैं दांतों के वो जो दर्पण का प्रयोग करते हैं उस कौन सा दर्पण होता है? उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, बेलनाकार होता है? तो 106 में कौन सा सही होगा?
तो वे जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे उनको जो है दांत का छोटा आकार जो है बड़े रूप में दिखाई देता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पौधे के किस भाग में कपास का रेशा निकाला जाता है। तो पौधे के जो भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है वो जड़ है, पत्तियां हैं, तने हैं, कपास के बीज हैं। तो वो कपास के बीज होते हैं, इसी से जो है हम लोग रेशे को निकालते हैं। ठीक, नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड द्वीप है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है। फेफड़ा होता है, तिल्ली होता है, लीवर होता है या आंतें होती हैं। तो टाइफाइड में जो प्रभावित अंग होता है वो आपका आंतें होती हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है प्रिज्म द्वारा किस अंग का विचलन सबसे अधिक होता है। अंग नहीं रंग है, किस रंग का जो है विचलन सबसे अधिक होता है। विबग्योर आप लोग जो है इसको जानते होंगे। VIB GYOUR। ठीक, तो सबसे अधिक जो है किसमें होता है, कमेंट करके बताइए। तो वायलेट है, वैगनी है। ठीक, नेक्स्ट पहला ही होगा। नेक्स्ट है कौन सा जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। तो 11 नंबर में जो सही होगा कौन सा है, तो यूरोप को अफ्रीका से जो अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है और बेरिंग जल संधि की बात करते हैं तो ये एशिया को जो है उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है, जो ये अलास्का के पास है। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। तो पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित नहीं है। कोच्चि, न्हावा, मरमागोवा, पारादीप। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग अगर मैप पढ़े होंगे अच्छे तरह से तो जानते होंगे। तो इसमें पारादीप जो है ये भारत के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित होकर के ये पूर्वी तट पे हमारे स्थित है। नेक्स्ट पे चलेंगे पेंटागन यानी पेंटागोनिया कहाँ पे स्थित, पेंटागन जो है क्या है 119 में ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो कि अमेरिका के रक्षा विभाग का एक कार्यालय है पेंटागन। नेक्स्ट पे चलेंगे लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगर आपको लोकसभा सदस्य का जो है चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र लगभग कितनी होनी चाहिए ये बताना है। तो उसमें 25 साल कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। ये ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की उम्र जो है वो जो है क्या होता है 35 वर्ष होती है, और राज्यसभा की उम्र जो होती है वो 30 साल होती है। ठीक, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे भारतीय मानक समय निर्धारित होता है। तो भारतीय मानक समय जो निर्धारित होता है वो 82.5 पूर्वी देशांतर पर जो है निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसी का यही जो है हमारा सबसे पुराना राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, जिसका पहले नाम हुआ करता था क्या हैली जो है इसका पहले पुराना नाम हुआ करता था, और अब जो है वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का भी नाम बदल करके जो है हमारा एक दूसरा नाम हो गया है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है, चलिए बताइए। तो ये जो है कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट। नेक्स्ट पे चलेंगे तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो 17 में जो तुलबुल परियोजना है वो आपका झेलम नदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे सर्वाधिक साक्षर राज्य। तो भारत का सबसे साक्षर राज्य केरल सभी लोग को मालूम है। तो केरल सबसे अधिक साक्षर देश राज्य है कि भारत का। नेक्स्ट हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया या कहाँ किया जाता है। तो ये आगरा में किया जाता है। यहीं पे हिंदू मुस्लिम जो है एकता का प्रतीक भी इसी शहर को माना जाता है। आगरा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारी जल में क्या होता है। तो भारी जल में बर्फ होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, अशुद्ध जल होता है।
कोई नहीं होता है। तो भारी जल में जो होता है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, D2O को जो है हम लोग भारी जल के नाम से जानते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट पे चलेंगे। जेनेटिक कोड की खोज किसने किया? जेनेटिक कोड की खोज जो है हमारे हरगोविंद खुराना सर ने जो है किया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ब्लड ग्रुप विलियम हार्वे, लुई पाश्चर, रेबेज। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है शारदा सहायक नहर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया? तो यानी छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत जो किया गया तो संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इसका सॉरी माफ़ कीजिएगा, ए जो है इसका सही हो जाएगा। और ये जो है हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। यामिनी कृष्णामूर्ति किस नृत्य कला से संबंधित हैं? तो यामिनी कृष्णामूर्ति जो संबंधित हैं वो आपकी भारतनाट्यम से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गीत गोविंद की रचना किसके द्वारा किया गया है? जयदेव के द्वारा जो है गीत गोविंद, एक मिनट, हाँ, जयदेव के द्वारा जो है गीत गोविंद की रचना किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हार नाट ओके जागरूकता अभियान लॉन्च किया? बहुत अच्छा प्रश्न। हार नाट ओके जागरूकता अभियान जो लॉन्च किया गया है वो भारत का हिमाचल प्रदेश राज्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मानव तस्करी पर जागरूकता फैलाने के लिए कौन सी चाइल्ड लाइन प्रतियोगिता की शुरुआत किया है? तो ये इन्होंने जो किया 1098 यानी 1098 का जो है प्रयोग किया है। इसमें बाल विकास मंत्रालय मानव तस्करी के द्वारा जो है जागरूकता फैलाने का ये हेल्पलाइन नंबर है। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 के 10वें संस्करण की मेजबानी की? तो बताइए कौन सा देश है? तो 128 में जो सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण अफ्रीका में ये किया गया है। और ब्रिक्स का अंतिमवा देश भी ये जो है बना है, नया बना है। ठीक, यही दक्षिण अफ्रीका होगा। नेक्स्ट है, किस शहर में 18वें यूनिसेफ इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल 2018 की मेजबानी की? तो ये जो किया गया है वो ऑप्शन नंबर सी जो कि कोलकाता शहर के अंतर्गत ये हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ग्रीन महानदी मिशन बागवान अभियान की शुरुआत किया है? तो ये जो शुरुआत किया है वो उड़ीसा राज्य ने किया है। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, रीजनिंग के प्रश्न को देखेंगे, इसके उत्तर को हम बताते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। तो 131 में जो सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वहन। नेक्स्ट है 32 नंबर में ऑप्शन को देखते हैं। 32 नंबर का ऑप्शन जो सही होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 33 नंबर में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आलू से। नेक्स्ट है 34 के ऑप्शन को पहले देखेंगे, चलिए दिख रहा होगा आप लोग को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 6.6। नेक्स्ट है 35 नंबर के प्रश्न में जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, O25X सही होगा। और इसी के साथ कंप्यूटर के भी 5 प्रश्नों को हम लोग फटाफट करेंगे। असेंबलर का कार्य जो होता है, क्या करना होता है? तो असेंबलर का कार्य जो होता है वो आपका असेंबली भाषा को मशीनरी भाषा में परिवर्तित करना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा, यह सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए MS वर्ड किस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? MS जो सॉफ्टवेयर है वो उदाहरण है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में निर्देश लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर में जो हम लोग निर्देश लिखते हैं या लिखा जाता है वो आपका कोडिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि इसमें कोई क्या नहीं होता? बूट का तात्पर्य है रिस्टोर, रिबूट, बूट। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो ये बूट नहीं कर सकता। ठीक, नेक्स्ट इसी के साथ पोस्ट का पूरा नाम बताना है।
POST का पूरा नाम जो होगा वो आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कौशल क्या कहते हैं कौशल जीवन कौशल प्रबंधन युवावृत्ति के। ऑप्शन नंबर आपको सारा दिख रहा होगा, प्रश्न भी दिख रहा होगा। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी कौन होते हैं? तो आंतरिक रूप से जो अभिप्रेरित विद्यार्थी होते हैं वह पुरस्कार उनकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, उनको आंतरिक प्रेरणा जो है दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में जब चलेंगे तो इसमें ऑप्शन जो सही होता है, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, चलिए दिख रहा होगा ऑप्शन आप लोग को। तो बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है? तो इसमें जो सबसे प्रभावी पद्धति हो जाएगी वो विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उनके अंकुरण के चारों ओर अवलोकन करते रहना ही जो है उसका सबसे प्रभावी पद्धति होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? जब बच्चा फेल होता है तो सिस्टम फेल हो जाता है, हमने कई बार आप लोग को बताया है। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसमें जो व्यवस्था या सिस्टम फेल होगा ये ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। इसी के साथ संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में बात किया जा रहा है। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, इसका मतलब ये वर्तमान में बात किया जा रहा है। तो 11 मूल कर्तव्य हैं। अगर बात करता कि संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे तो 10 थे, लेकिन इस समय 11 हैं। ठीक, एक बढ़ा दिया गया है जो कि शिक्षा का अधिकार है, जो कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के विद्यार्थियों को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। दंड का उद्देश्य क्या है? तो दंड का जो उद्देश्य होता है वो आचरण में सुधार लाना भी होता है, बुरी आदतों को छुड़ाना भी होता है, अनुशासन की स्थापना करना भी होता है। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट के देखेंगे, ऑप्शन को भी पढ़ेंगे, प्रश्न को। परामर्श एक निश्चित रूप से निर्मित स्वीकृत संबंध है जो उपबोध को उस सीमा तक समझने में सहायता करता है जिसमें वह अपने ज्ञान के प्रकाश में विधात्मक कार्य में अग्रसर हो सके। किसका कथन है ये? तो 146 में जो सही हो जाएगा वो आपका सही होता है फर्स्ट ऑप्शन। ये कार्ल रोजर्स का जो है कहा गया है इनके द्वारा, इनका ही कथन है ये। नेक्स्ट पे चलेंगे। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति नहीं देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। इस अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा उपाय सबसे बेहतर हो सकता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन पढ़िए आप लोग, बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो आपका बी ऑप्शन सही होगा। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समय समय पर जो है चर्चाएं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर, शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी कब होता है जब। तो ये सबसे अधिक प्रभावी जब होता है तो ये एक ही विषय वस्तु को बार बार दोहराया जाए तो शिक्षण जो है सबसे अधिक प्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। माफ कीजिएगा 38 नंबर में जो है सी सही होगा। इसमें जो है विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक, यही जो है सबसे अधिक प्रभावी होता है। ठीक, नेक्स्ट है, व्यवसाय के आचरण व नीति में सरकारी स्तर पर सुधार के उपाय क्या हैं? तो इसमें जो सुधार के उपाय हैं वो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए, अनावश्यक अनौपचारिक को हटाना होता है, अधिनियमों कानूनों का निर्माण व क्रियान्वयन भी होना चाहिए। तो उपयुक्त सारे सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है ये। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, ऑप्शन पढ़िए, उन्हें क्या करना चाहिए? तो उन्हें जो है हम लोग कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए अगर जो प्रश्न पूछते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 20 का सटीक आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ ये हमारा 150 प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि जो है आपके 150 में कितने जो है सही हुए हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पत्र पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।